जब इरादे मजबूत हो, सपने बड़े हो और दिल में राष्ट्र प्रेम हो तो आपके लिए कोई भी चुनौतियां बाधा नहीं बनती। हम आज पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर आते हैं चाइना के बाद। ऐसे साहसिक से आज हम अपना संवाद करने जा रहे हैं जिन्होंने स्टील उत्पाद में भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज भारत के अंदर सैकड़ों स्टील कंपनियां हैं जो कि स्टील बनाती हैं और इसके अंदर टाटा स्टील है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है स्टील अथॉरिटी की। उसके बाद जिंदल समूह की। स्टील को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टील की बहुत एक अहम भूमिका है। इसलिए अच्छी स्टील लेना, अच्छा स्टील अपने घरों में लगाना, क्योंकि जो स्टील हम अपने घरों में लगाते हैं वो हमेशा के लिए लग जाता है। पेंट तो हम बदल सकते हैं लेकिन स्टील लगा हुआ बदल नहीं सकते। तो ये बात है 1990 की और आकर के हमने 26 जनवरी 93 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जैसे कि अक्सर हम फहराते हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त को। अगले दिन मैं गुजर रहा था तो सिर्फ पोल था और झंडा गायब था। नमस्कार, मैं हितांश। जीसीसीआई प्रस्तुत गुजरात उद्योग जगत की चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ग्रो बिजनेस, ट्रांसफॉर्म गुजरात। आज का शो स्पॉन्सर्ड बाय राजकृपा टेक्सटाइल। दोस्तों, पूरे विश्व में हमारा देश भारत स्टील प्रोडक्शन के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आज हम ऐसे उद्योगपति, ऐसे साहसिक से आज हम अपना संवाद करने जा रहे हैं जिन्होंने स्टील उत्पाद में भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। न सिर्फ बिजनेस बल्कि खेल हो या फिर राजनीति हो, हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी है। हमारे साथ जिंदल स्टील लिमिटेड के चेयरमैन नवीन जिंदल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हितांश। आज हम सिर्फ इंडस्ट्रियल लीडर से ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल फ्यूचर से संवाद करने जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे नवीन जी। जब आपने अपने करियर की शुरुआत की, आप एक सफल उद्योगपति है, साथ में जब आपके पिताजी ओपी जिंदल जी से आपको जब कमान आपको सौंपी गई, तब आपका शुरुआती सफर कैसा था? आपके लिए क्या चुनौतियां थी और आपने उसे कैसे पार किया? देखिए, जब मैं शुरू में पढ़ के 1992 में मैं अमेरिका से पढ़ के मैं वापस आया, तो उस समय रायगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर एक फैक्ट्री थी और मेरे पिताजी श्री ओपी जिंदल चाहते थे कि मैं उस फैक्ट्री को मैं देखूं और वो मेरे लिए ही उसको लगा रहे थे। तो उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सी चुनौतियां थी। धुआं होता था, प्रोडक्शन नहीं होती थी, बहुत मैकेनिकल ब्रेकडाउन्स होते थे। तो उस समय उसमें शुरुआत की और मैं तो शुरू में देख के, क्योंकि हर महीने 4-5 करोड़ का घाटा था उसके अंदर। उस समय 92 के अंदर 4-5 करोड़ महीने का घाटा बहुत बड़ी बात होती थी। तो मैं बहुत घबरा जाता था और मैंने फिर पिताजी से पूछा। मैंने कहा बाबूजी, ये हम इतना नुकसान करते हैं, ये कैसे ठीक होगा? तो उन्होंने कहा कि अगर हम मेहनत करेंगे, हम लगे रहेंगे इसके ऊपर, तो ज़रूर ये कारखाना एक दिन 100 करोड़ रुपए कमाएगा। तो जब उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए कमाएगा, तो मैंने उनकी बात तो मैंने सुन ली, लेकिन मुझे पूरा विश्वास नहीं था। मुझे लगता था ये मेरे को खाली हिम्मत दिलाने के लिए मुझे ये कह रहे हैं। कैसे हम 4-5 करोड़ का, मतलब साल का 50-60 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं, हम 100 करोड़ कैसे कमा सकते हैं? तो लेकिन एक दिन उनकी ये बात सच हुई और फिर जब उन्होंने कहा था उसके 10 सालों के अंदर ही जो है हमने वहाँ पर, बल्कि 100 करोड़ साल का नहीं, बल्कि हमने जो है वहाँ पर 500 करोड़ महीने का भी उसके अंदर कमाया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सी चुनौतियाँ उसके अंदर आई, लेकिन हम उसके अंदर भिड़े रहे, लगे रहे, एक-एक चीज़ को गहराई से देखा और जब करते रहते हैं काम तो ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। और एक टीम एफर्ट था, हमारी टीम ने, सभी ने, हज़ारों लोगों ने, हज़ारों कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स ने, स्टाफ ने, इंजीनियर्स ने, सबने बहुत काम किया और फिर ईश्वर की कृपा हुई तो उसमें अच्छा प्लांट चला। बिल्कुल। आपकी एक जो जर्नी पूरी रही है, आपकी जर्नी की वजह से पूरे भारत का जो स्टील उत्पाद है वो पूरे विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर है। तो आपको भारत के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्या लग रहा है फ्यूचर के अंदर हम किस और बढ़ रहे हैं स्टील उत्पाद में? देखिए,
भारत आज जैसे हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आज पूरे विश्व में सेकंड नंबर पर आते हैं चाइना के बाद। और इसके अंदर आज भारत के अंदर सैकड़ों स्टील कंपनियां हैं जो कि स्टील बनाती हैं। और इसके अंदर टाटा स्टील है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, टाटा स्टील की, स्टील अथॉरिटी की, उसके बाद जिंदल समूह की, और भी अन्य आर्सलर मित्तल है, अब पहले एसआर थे। तो इसलिए बहुत से लोगों पर बहुत इसमें बहुत से अलग-अलग छोटे-छोटे यूनिट्स भी हैं जो कि स्टील बनाते हैं। तो सब ने मिलकर आज हमारा देश करीब 180 मिलियन टन स्टील हम बना रहे हैं। और हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो आज भी बहुत कम है। हमारी करीब है 104 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। और जबकि अगर हम पूरे विश्व की एवरेज देखें तो ये 220 से अधिक है। तो इसलिए बहुत स्कोप है अभी। तो इसलिए आने वाले समय के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारे लोग पक्के घरों में रहें, हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, तो उसमें स्टील देश की बुनियाद और दुनिया देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टील की बहुत एक अहम भूमिका है। तो इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम इंडिया के अंदर हम स्टील का उत्पादन और अधिक करें। और भारत की सरकार भी चाहती है कि 2030 तक हमारी उत्पादन की क्षमता 300 मिलियन टन हो जाए। और सभी स्टील जो है लोगों को जब खरीदते हैं स्टील तो लोगों को लगता है कि महंगा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टील को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आयरन ओर कहाँ-कहाँ से आयरन ओर आता है, कोयला जो है ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, अफ्रीका से कोयला आता है उसको बनाने के लिए। उसमें बहुत कैपिटल इंटेंसिव होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और आप देखेंगे तो स्टील जो है दूध से सस्ता है, हम्म। पानी की बोतल से सस्ता है स्टील। और स्टील की उम्र आप देखें तो वो हमेशा के लिए है स्टील। स्टील जो है हमेशा के लिए है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसने स्टील प्लांट देखा है, जो देखते हैं कि स्टील प्लांट के अंदर काम करने वाले कितनी मेहनत से काम करते हैं, तो फिर आपको कभी स्टील आपको महंगा नहीं लगेगा कि स्टील जो है ये हमारी जीवन भर का हमारा साथ निभाता है। इसलिए अच्छी स्टील लेना, अच्छा स्टील अपने घरों में लगाना, क्योंकि जो स्टील हम अपने घरों में लगाते हैं वो हमेशा के लिए लग जाता है। उसको हम चेंज नहीं कर सकते उसको। पेंट तो हम बदल सकते हैं लेकिन स्टील लगा हुआ बदल नहीं सकते। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो स्टील अच्छी क्वालिटी का स्टील हो उसका हम उपयोग करें। बिल्कुल, जिस तरह से स्टील का उत्पाद जो तेजी से बढ़ रहा है, अभी वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो ग्लोबल कंपटीशन, कच्चे माल और साथ ही पर्यावरण संबंधित जो चुनौतियां हैं, उसके लिए आप जो भविष्य देख रहे हैं, वो कैसा देख रहे हैं? देखिए, उसके लिए हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि आने वाले समय के हिसाब से हम अपने जो CO2 एमिशन है उसको हम कम करें, हम ग्रीन स्टील की तरफ बढ़ें। तो हमारे देश का भी ये हमारा हमारा उद्देश्य है कि 2070 तक हम नेट ज़ीरो हम इकोनॉमी बने। और उसकी तरफ सभी सभी जितनी भी स्टील कंपनीज़ हैं उसकी तरफ अग्रसर हैं। और सबसे पहले तो जो बिजली लगती है, बिजली को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी, और फिर रिन्यूएबल एनर्जी से हम हाइड्रोजन बनाकर और हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करें। तो लेकिन ये सब समय के साथ-साथ ये होगा। और इसमें बहुत सी चुनौतियाँ भी हैं इसके अंदर, लेकिन हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि हम स्टील के अंदर जो CO2 का उत्पादन होता है उसको कम कर सकें। जी बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं कि गुजरात पूरे भारत का एक ग्रोथ इंजन है इंडस्ट्रियल सेगमेंट के और साथ ही बहुत अलग-अलग विभिन्न क्षेत्रों में। JSL का भी पूरा आप जब गुजरात के अंदर जो इकोसिस्टम है और साथ में गुजरात के जो इकोसिस्टम के अंदर इंडस्ट्रियल अपॉर्च्युनिटीज आप किस तरह से वैसे अवसर देखते हैं? देखिए, गुजरात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमेशा से ही ग्रोथ का इंजन रहा है। और गुजरात का जो एक कल्चर है वो बहुत ही एक हमेशा अनुकूल कल्चर रहा है यहाँ पर बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए। और गुजरात के अंदर सभी लोग जो है बहुत ही मेहनतकश लोग हैं। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है हमेशा से। और गुजरातियों ने सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जाकर के, पूरे देश नहीं मैं कहूँगा पूरे विश्व में गुजरातियों ने बहुत काम किया है। और जो बाहर से जो लोग गुजरात में काम करने के लिए आए उनका भी स्वागत किया है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी है। और कोई भी बिज़नेस के अंदर जो यहाँ पर लोग बिज़नेस माइंडेड हैं, पॉजिटिव माइंडेड हैं, और हमेशा वो
अपने काम को सुचारू ढंग से बढ़ाने की ओर अपना ध्यान देते हैं, जिससे कि मैं समझता हूँ कि हम सभी को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जी बिल्कुल आपकी लीडरशिप जो स्टाइल है, वर्किंग पैटर्न है, उसके क्या-क्या पहलू है, जिसकी वजह से लोग आपसे ज़्यादा प्रेरित होते हैं? आपकी वर्किंग पैटर्न क्या है? क्योंकि आप एक तरफ राजनीति में भी हैं, एक तरफ बिज़नेस भी सँभालते हो और साथ में एक अच्छे खिलाड़ी भी है, तो कैसे आपकी वर्किंग पैटर्न क्या है? देखिए, पहले तो अपने हम कोई भी काम करें, अगर उसको हम एन्जॉय करते हैं, उसको हम अपने काम को एन्जॉय करें, अपने खेलों को एन्जॉय करें और हर चीज़ के अंदर हम मेहनत से, ईमानदारी से और टीम वर्क के साथ अगर सबको साथ लेकर के चलते हैं और बिज़नेस में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने सभी स्टेक होल्डर्स, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सप्लायर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, जिन क्षेत्रों में हम काम करते हैं, वहाँ के हमारे आस-पास के लोग हैं, हम सभी के हितों का ख़्याल रखते हुए हम राष्ट्र हित में काम करें, तो अपने आप फिर लो अपनी आपकी गुडविल बनती है, लोग आपके साथ जुड़ते हैं और इसी तरह जीवन में किसी तरह भी, खेल के अंदर भी आपको एक टीम प्लेयर बनना पड़ता है कि आप टीम के साथ अपना अपना काम पूरा करें, टीम के साथ मिल-जुल करके बोलते हैं सोलो ना खेल करके, खुद ना खेल करके टीम को खिलाएँ, तो फिर आप एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, आपकी टीम भी अच्छा प्रदर्शन करती है। जी। आपका एक विशेष पहलू जो आपको ख़ास बनाता है, जब राष्ट्रध्वज हर एक घर पर लगाया जाए, ऑफ़िस पर तिरंगा लगाया जाए, तो उसके लिए आपने सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी। तो ये विचार आपके मन में कैसे आया? जब मैं 20 साल का था, उस समय मैं अमेरिका गया मैं पढ़ने के लिए। तो अमेरिका में जब मैं गया तो ये बात है 1990 की और उस आपको याद होगा कि उस समय अमेरिकन फ़ोर्सेस जब इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया था, तो वहाँ पर अमेरिकन फ़ोर्सेस गई थी। तो मैं देखता था कि अमेरिका में घर-घर के अंदर, घर के बाहर वो अमेरिका का झंडा लगाते थे। तो इतने अमेरिका के झंडे देख-देख कर मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी अमेरिका का झंडा लगाऊँ। लेकिन फिर मुझे हुआ कि नहीं, मैं तो अमेरिकन नहीं हूँ, मैं तो इंडिया का मुझे झंडा लगाना चाहिए। अब मुझे इंडिया का झंडा मुझे अमेरिका में मिलता कहाँ से? तो मैंने दोस्तों से पूछा कि वेयर कैन आई फाइंड इंडियन फ्लैग? तो एक दोस्त ने बोला कि यू कैन गेट इट फ्रॉम इंडिया और मैंने देखा मैं इंडिया तो चलो जब जाऊँगा मैं लेके आऊँगा। दूसरा दोस्त मेरा तभी बोला कि देयर इज़ अ फ्लैग शॉप इन डाउनटाउन डैलस एंड यू कैन फाइंड द इंडियन फ्लैग देयर। सो आई थॉट कि ओके जब मुझे समय मिलेगा तब मैं जाऊँगा जाकर के लेके आऊँगा। लेकिन 3-4 दिन के बाद उसी दोस्त ने मुझे एक पैकेट दिया। आई सेड व्हाट इज़ इट? ही सेड ओपन इट। तो मैंने खोला तो उसके अंदर इतना बड़ा उसके अंदर एक इंडियन फ्लैग था नायलॉन का और मैं 20 साल का था जब मुझे फ्लैग मिला और मैंने उसको हाथों में लिया, खोला, मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि अमेरिका के अंदर एक अमेरिकन मुझे भारत का झंडा मुझे भेंट कर रहा है। उस समय मैं अपनी यूनिवर्सिटी का प्रेज़िडेंट था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने दीवार के ऊपर मैं इसको लगा दूँ, कि सुंदर दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा। तो लेकिन मुझे कुछ संकोच हुआ कि मैंने कहा अगर मैंने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में और मैंने यहाँ भारत का झंडा लगा दिया तो हो सकता है अमेरिकन्स बुरा मान जाएँ। तो मैंने उनसे पूछा कि इज़ इट ओके इफ आई पुट अप द इंडियन फ्लैग हियर? दे सेड या श्योर इट्स कूल नो प्रॉब्लम। तो मुझे बहुत खुशी मैंने लगा के रखा और जब मैं पढ़ के वापस आ गया 92 में और आकर के हमने 26 जनवरी 93 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जैसे कि अक्सर हम फहराते हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, तो फहराया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैं गुज़र रहा था तो सिर्फ़ पोल था और झंडा गायब था। तो मैंने कहा कि आपने झंडे को क्यों हटा दिया? इतना सुंदर लग रहा था। तो बोले जी हम हर रोज़ झंडे को नहीं लगा सकते, सिर्फ़ 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही हम झंडे को फहरा सकते हैं। तो मुझे ये बात बहुत अजीब-सी लगी। मैं कुछ कदम चला और जिस रायगढ़ फैक्ट्री की मैं बात कर रहा था कि जहाँ 4-5 करोड़ का महीने का नुकसान था, उस समय की बातें हैं ये। तो मुझे लगा कि अमेरिका में तो मैं भारत का झंडा लगाता था, मुझे किसी ने नहीं रोका और अपने ही देश के अंदर मैं अपने ही देश के झंडे को अगर लगाना चाहूँ तो मुझे कोई रोकते हैं? तो मैंने उनको कहा नहीं हम हर रोज़ हम झंडे को लगाएँ। हम पूरे सम्मान से, सम्मानपूर्वक ढंग से इसको सुबह लगाएँ, शाम को इसको उतारें और कोई रोकेगा तो हम देखेंगे क्या क्या करना है। तो 1.5 साल तो हमारा चलता रहा काम। फिर एक बार कमिश्नर और एसपी आए और उन्होंने अपने सामने झंडे को उतरवा दिया। तो उन्होंने कहा कि आप झंडे को ऐसे नहीं लगा सकते। उस समय मैं दिल्ली में था और जब मुझे ये बात का पता लगा तो मुझे मुझे रोना आ गया। मुझे लगा कि मेरे जितने दोस्त थे वो सब अमेरिका रह गए, कोई वापस नहीं आया, आज तक कोई वापस नहीं आया। और मेरे मन में ये था कि मैं अपने देश वापस आऊँगा और अपने देश को अमेरिका से बेहतर बनाऊँगा। अगर लेकिन मैं अपने देश के झंडे को भी अगर मैं नहीं दर्शा सकता,
तो फिर मैं क्या कर पाऊँगा? तो फिर मैंने इसको पूरा अध्ययन किया, फिर मैंने जो है अध्ययन करके देखा कि कानून कहता था कि आप झंडे का अपमान नहीं कर सकते। कानून प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 ये नहीं कहता था कि आप झंडे को आदरपूर्वक किसको फहरा नहीं सकते। तो फिर कुछ पत्र व्यवहार हुआ, उसके बाद हमें जब सरकार से मिला कि आप नहीं लगा सकते, तो फिर मैंने उनके ऊपर केस कर दिया। जब केस किया, तो हमारे लोगों ने मुझे रोका, बोले कि जी हमारा कंपनी में नुकसान है, हमारे काम वैसे नहीं होते, आप सरकार के ऊपर केस कर दोगे, तो कोई काम नहीं होगा। तो फिर मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा ली। मेरे पिताजी श्री ओपी जिंदल वो हमेशा ही कहते थे कि हमेशा हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए और अन्याय के खिलाफ जब कोई लड़ता है तो ईश्वर ही उनकी मदद करता है। तो उनसे प्रेरणा लेकर मैंने कहा नहीं, हम इसके ऊपर जो है आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। तो मैंने कानून को देखा, फिर केस किया और केस जो है वो करीब 10 साल तक केस चला। और फिर पहले हम दिल्ली हाई कोर्ट में जीते। दिल्ली हाई कोर्ट में जीते, उसको 30 साल हो गए अब उसको। और फिर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये करीब 7 साल केस सुप्रीम कोर्ट में चला। और फिर 23 जनवरी 2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, और उसके अंतर्गत हम हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को हम दर्शा सकते हैं। और मेरा इससे एक ही मकसद है कि जब कोई व्यक्ति जब राष्ट्रीय ध्वज दर्शाता है, तो अपने मज़हब से ऊपर उठकर, अपनी जाति से, अपने राजनीतिक दल से ऊपर उठकर केवल यही दर्शाता है कि वो एक भारतवासी है, उसे अपने देश से प्यार है। और ये मेरा सपना ये साकार हुआ। आज घर-घर में हम देखते हैं कि तिरंगे झंडे हैं, ऊँचे-ऊँचे झंडे पूरे देश के अंदर आज लगे हुए हैं। और मैं आभारी हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने हर घर तिरंगा अभियान छेड़ा आज से 3 वर्ष पहले। और जो मेरा सपना था कि हर व्यक्ति अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को दर्शाए और उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करे। तो आज वो सपना साकार हुआ है और हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर सभी जगह लोग बहुत बढ़-चढ़ कर देश के झंडे को गर्व से दर्शाते हैं। तो आपके हृदय के ऊपर भी तिरंगा लहरा रहा है, वो हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। नवीन जी, जिस तरह से युवा उद्यमी पूरे देश में स्टार्टअप हमारा इकोसिस्टम बढ़ रहा है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि विदेशों में भी, तो जो युवा उद्यमी है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? विशेषकर इनोवेशन, जैसे कि आपके नाम में भी एक नावीन्य है, नवीनता है, इनोवेशन और उसके साथ साथ धैर्य और पेशेंस के लिए, साहसिकता के लिए आपका क्या उनके लिए मैसेज है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज युवाओं के लिए अपार संभावनाएँ हैं। और युवा जब भी कोई काम करना चाहते हैं, तो बाकी सब लोग युवाओं को एनकरेज करना चाहते हैं उनको। तो इसलिए युवाओं को, और आज तो मैं समझता हूँ कि आज के युवा बहुत ही कॉन्फिडेंट भी हैं और उनको हर तरह की उनको उनको सहयोग भी उनको मिलता है। तो युवाओं को बढ़-चढ़कर जैसा वो चाहते हैं, जैसे वो अपने सपनों का देश बनाना चाहते हैं, उसके लिए उनको काम करना चाहिए। और आज के युवा मैं कहूँगा कि कर भी रहे हैं। तो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर यंग इंडियंस एंड आई नो दैट दे आर गोइंग टू डू रियली वेल। तो हमें अपने युवाओं के ऊपर पूरा भरोसा भी है और हमें उनके ऊपर बहुत गर्व है कि वो आज पूरे देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन कर रहे हैं और वो हमेशा करते रहेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। नवीन जी, जैसे कि जीसीसीआई गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो उद्योग जगत की बड़ी आवाज है, तो जीसीसीआई की जो एक्टिविटीज होती है, यहाँ की जो लीडरशिप है, उनके कार्यों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स 75 साल एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही इसका सब सम्मान करते हैं। और सरकार भी, जब गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स पहले तो जितने भी यहाँ पर जितने भी बिजनेस में लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर के मिलते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं। और गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स सभी उद्यमियों की आवाज़ बनकर उस आवाज़ को जो है उनकी मांगों को सरकार के साथ में उठाते हैं और सरकार भी उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स ने एक अपनी बहुत अच्छी एक रेपुटेशन बनाई है कि वो सबसे पहले उनके आगे सबसे पहले उनके लिए राष्ट्रहित है। तो राष्ट्रहित में जो काम होता है, क्योंकि जब बिज़नेस अच्छे होंगे तभी हमारा देश भी मजबूत होगा। तो इसलिए गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स की लीडरशिप से हम सभी इससे हम प्रेरणा लेते हैं
और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स सिर्फ गुजरात में ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे देश के अंदर सब लोग गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्रेरणा लेते हैं। और गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल के अंदर भी आपने समय निकाला। तो नवीन जी अपने एक मिजाज से राष्ट्र प्रेम के लिए और बिजनेस के साथ साथ उनका जो कर्तृत्व है वो वाकई काबिल तारीफ है। उन्होंने न सिर्फ बिजनेस को बढ़ाया बल्कि राष्ट्र को सबसे पहले रखा है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइए। नए व्यक्ति नए विचार के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए जीसी से प्रस्तुत गुजरात उद्योग जगत की चर्चा। धन्यवाद, नमस्कार। Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.